दोस्तों आज का एपिसोड अगर थोड़ा छोटा हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं इसे संडे तक कवर कर दूंगा। आज थोड़ा ऑफिस से लेट आया हूँ, इस वजह से अभी रात के 11 बजे मैं ये काम कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ 1-2 बजे तक मैं ख़त्म कर ही दूंगा। पर कोशिश करूंगा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा एपिसोड आप लोगों के सामने लेके आऊँ। आपको बस 2 ही काम करने हैं, वीडियो को हाइप कर देना और लाइक जरूर कर देना है, और अगर हो सके तो कमेंट में कुछ भी लिख देना है ABCD से। चलो अब स्टोरी पे बढ़ते हैं। जब एल्केमिस्ट पूरी तरह ठीक हो जाता है, वो अपनी आंखें खोलता है और एकदम से उठ बैठता है। वो जल्दी से बताता है कि उसने वो चीज बना ली है जो राजकुमार ने उसे बनाने को कहा था। अब क्यूरियस होकर राजकुमार पूछता है कि क्या वो मरकरी फुलमिनेट की बात कर रहा है। एल्केमिस्ट जल्दी से हाँ में हाँ मिलाता है और वो बताता है कि मिसिंग कैटलिस्ट असल में अल्कोहल था। पहले उसने ना जाने कितने एसिड ट्राई किए लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। इस नाकामी के बाद अपना मूड ठीक करने के लिए वो थोड़ी शराब यानी कि अल्कोहल उसने खरीदी, और उसे केमिस्ट्री की बुक से याद आया कि अल्कोहल एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और कुछ रिएक्शन के लिए जरूरी एलिमेंट है। उसने सिपरेट से अल्कोहल एक्सट्रैक्ट किया और एक नया टेस्ट किया जो छठे ट्राई में पास हो गया। वो कुछ साइंटिफिक डिटेल्स के बारे में बोलता है जो अभी सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन तभी अल्कोहल के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय उसके हाथ में एक धमाका हो गया जो कोई मजाक नहीं था बल्कि काफी खतरनाक धमाका था। राजकुमार इस डिस्कवरी से काफी खुश हो जाता है, लेकिन साथ में उसे दुख भी है और एल्केमिस्ट को कहता है कि वो अगली बार ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट ना करे क्योंकि वो कोई अमर नहीं है। राजकुमार उस बूढ़े एल्केमिस्ट को कहता है कि अगर नाना नहीं होती तो वो अब तक मर चुका होता। एल्केमिस्ट की आंखें हैरानी से चमक उठती हैं और वो पूछता है कि क्या जादूगरनियां एक्सपेरिमेंट्स के दौरान होने वाली चोटों को भी ठीक कर सकती है। जब उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जादूगरनियां उसे ठीक कर सकती हैं तो वो खुशी से पागल हो जाता है। वो इस बात से काफी एक्साइटेड होता है कि वो अब बिना मरने के डर से एक्सपेरिमेंट कर सकता है। भाई ये पूरा डॉक्टर जैकोल है। ये देखकर राजकुमार और नाना थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि इस जज्बाती बूढ़े आदमी को अगर आखिर कैसे संभालेंगे वो। लेकिन फिर रोलैंड का दिमाग इस सफल एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचने लगता है जिससे वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे मरकरी फुलमिनेट की इन्वेंशन के साथ बुलेट कार्टेज का प्राइमर बनाने में एक शानदार आइडिया आता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने एक्साइटेड एक्सपेरिमेंट में डूब जाए, राजकुमार को कुछ बोरिंग रूलर ड्यूटीज निपटानी है और वो ये सोच रहा है कि उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। लेकिन तभी लोंगसोंग फोर्टे से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वहाँ सब लोगों में अजीब सी बीमारी फैल चुकी है। इसके साथ साथ उसे एना और स्मिथ शॉप को भी चेक करना है। आखिर में थोड़ा सा फ्री टाइम मिलने के बाद वो अपनी बहन के लेटर का जवाब लिखने बैठ जाता है। इस दौरान ग्रे कासल के मिशन को पूरा करने के बाद सारे जहाज आखिर में बॉर्डर टाउन पहुंच चुके होते हैं। अपने लेटर में राजकुमार लिखता है कि वो अपनी बहन के साथ एक अच्छे संबंध से काफ़ी खुश है और चर्च को हर हाल में ख़त्म करने का प्लान कर रहा है। वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने देश को और शक्तिशाली बनाएगा ताकि जादूगरनियां आज़ादी से रह सकें, और अगले महीने आने वाली नई जादूगरनियों के बारे में एक्साइटेड है। उसने जॉर्ज से बॉर्डर टाउन तक एक सुरक्षित रास्ता भी प्लान कर लिया है ताकि चर्च से बचा जा सके और जादूगरनियां बिना किसी चिंता के सफ़र कर सकें। वो अपनी बहन को यकीन दिलाता है कि जब जादूगरनियां बॉर्डर टाउन पहुंचेंगी तो वो उन्हें बेसिक्स सिखाएगा और जैसे जैसे जादूगरनियों की मैजिक पावर बढ़ेगी वैसे ही चर्च को हराने का जो चांस होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। आखिर में उसने उन 5 जादूगरनियों के नाम लिखे हैं जो उसने चूज की हैं और उम्मीद करता है कि वो जल्द ही मिलेंगे। पहली है लोटस जिसके पास अर्थ में बदलाव कर लाने के पावर्स हैं। दूसरी है कंडाई जो स्टेट प्रिजर्वेशन में एक्सपर्ट है। तीसरी है एलिन जो अल्कोहल ट्रांसमिटेशन करती है। चौथी है हनी एक बीस्ट हैंडलर, और पांचवी है सिल्वी जिसे आई ऑफ मैजिक के नाम से जाना जाता है। लेटर लिखने के बाद वो नाइटिंग को कहता है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले क्योंकि ग्रे कासल के मिशन और सफर से सब थक चुके होंगे। ऐसा लगता है कि नाइटिंग अभी भी किसी बात से परेशान है, इसलिए राजकुमार उससे पूछता है कि ये आखिर बात क्या है। वो उस जादूगरनी के बारे में सोच रही है क्या जिसे उसने ग्रे कासल में मारा था। तो नाइटिंग हाँ में सर हिलाती और कहती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जादूगरनी उन्हें मारने का प्लान बना चुकी थी और उसे रोकने का बस एक यही तरीका था, और नाइटिंग ने वही किया। राजकुमार उसे तसल्ली देता है और कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है और ये उसकी गलती नहीं है, और वैसे भी जादूगरनी
चर्च में पली बड़ी थी। उसके लिए सबको दुश्मन समझना नॉर्मल बात थी और इतने सालों की सोच को बदलना बहुत मुश्किल था। इसके साथ ही वो नाइटिंग को बैंडी की जान बचाने के लिए शाबाशी भी देता है। नाइटिंग खुशी से सर हिलाती है और कहती है कि उसने अपनी बाकी बहनों को बचाने की पूरी कोशिश की है और यही बात उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसकी हिम्मत देखकर राजकुमार हैरान होता है, वो इस बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई है। वैसे भी स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं होता। फिर लाइटनिंग एक सवाल पूछने की कोशिश करती है और राजकुमार उससे पूछता है कि क्या बात है। वो पूछती है कि जब सब ग्रे कासल चले गए थे तो सबके जाने के बाद उसने अकेले में एना के साथ कुछ किया था क्या। अब ये सवाल सुन के राजकुमार को भाई चौंक जाता है। वो धीमे से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। वो बताता है कि वो रेफ्यूजी के काम में इतना बिजी था कि उसे एना के साथ ज़्यादा टाइम फ्री टाइम भी नहीं मिला, इसलिए उसने उसके साथ कोई भी रोमांटिक काम नहीं किया। लेकिन वो भूल जाता है कि नाइटिंग झूठ को देख सकती है और वो इस बात को पॉइंट आउट करने में ज़रा भी नहीं शर्माती। अचानक वो राजकुमार के पास आती है और उसे एक प्यारी सी किस करती है। इस रोमांटिक मोमेंट के बाद वो कहती है कि अगर राजकुमार एना के साथ रहना चाहता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो उसके पास रहना चाहती है। राजकुमार पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो थोड़ी सी स्माइल के साथ शर्मा जाता है। भाई इसका तो सही है यार, एक घर वाली एक बाहर वाली। इन आखिरी बातों के साथ नाइटिंग वहां से गायब हो जाती है और राजकुमार को अकेला छोड़ देती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और सीन अब एना की तरफ शिफ्ट होता है, जो कुछ मशरूम रेडी करने में बिजी होती है। जब वो इधर उधर घूम रही होती है तो नाइटिंग अचानक से उसके पीछे प्रकट होती है। एना उसे मशरूम ऑफर करती है और बताती है कि वो राजकुमार के लिए स्नैक्स बना रही है। मैगी ने आज ही मिस्ट्री फॉरेस्ट से ये वर्ल्ड केस मशरूम तोड़े हैं और ये काफ़ी फ्रेश हैं। राजकुमार आजकल काफ़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वो थोड़े से स्नैक्स बना देगी ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। फिर एना नाइटिंग से पूछती है कि क्या वो इन्हें ट्राई करना चाहेगी, लेकिन नाइटिंग पूछती है कि क्या एना उसे ये स्नैक्स बनाना सिखा सकती है और एना खुशी से उसे सिखाने के लिए एग्री कर जाती है। दोनों लड़कियां कुकिंग में लग जाती हैं। पहले एना मशरूम को साफ करके एक प्लेट में रखती है और थोड़ी सी डिप सॉस लगा देती है ताकि उनका स्वाद और अच्छा हो जाए। वो उन्हें ग्रिल करती है जब तक वो गोल्डन कलर के ना हो जाएं और दोनों लड़कियां साथ में कुकिंग का मजा लेती हैं। कुकिंग के दौरान एना अपनी सीनियर से पूछती है कि क्या उसे राजकुमार की याद आई थी। नाइटिंग चुप हो जाती है और काफी शर्मिंदा दिखाई देती है। एना उसे तसल्ली देती है कि वो अकेली नहीं है जिसे उसकी याद आई, क्योंकि ग्रे कासल जाने वाला हर व्यक्ति ऐसा ही फील करता था। नाइटिंग के अजीब व्यवहार को देखते हुए एना पूछती है कि बात क्या है। इस पर नाइटिंग कहती है कि नहीं कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन वो मान लेती है कि उसे भी राजकुमार की याद आई थी। एना फिर कहती है कि अगर वो नाइटिंग की जगह होती तो वो राजकुमार से मिलने के लिए तड़फ रही होती। ये सुनकर नाइटिंग थोड़ी उदास हो जाती है और अपने ख्यालों में खो जाती है, लेकिन तभी एना उसे वापस जगाती है और याद दिलाती है कि मशरूम जल रहे हैं। जब वो बनकर रेडी हो जाते हैं, नाइटिंग एक मशरूम खाती है और उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। एना भी मशरूम की तारीफ करती है और कहती है कि जब ये ठीक से पकाए जाते हैं तो इनका स्वाद और भी शानदार हो जाता है। कुकिंग खत्म करने के बाद एना एक प्लेट में परफेक्ट तरीके से भुने हुए मशरूम राजकुमार के लिए लेकर आती है। वो बताती है कि नाइटिंग ने भी कुकिंग में हेल्प की थी, लेकिन वो आज थोड़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, इसलिए साथ नहीं आई। राजकुमार के दिमाग में नाइटिंग के साथ वाला किस वाला मोमेंट याद आता है और वो एक पल के लिए घबरा जाता है। फिर वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और एक मशरूम उठाता है। वो अब भी उस किस के बारे में ही सोच रहा होता है और जैसे ही वो एक बाइट लेता है उसकी जीभ पर स्वाद का एक धमाका सा होता है। वो ऐसा पागल हो जाता है जैसे उसने KFC खा लिया हो। उन मशरूम पर परफेक्ट तरीके से नमक छिड़का गया है और इनका नरम टेक्सचर स्वाद को और शानदार बना देता है। राजकुमार पूछता है कि क्या उनके पास और भी ज्यादा मशरूम है, तो एना बताती है कि वो और भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि मैगी सिर्फ एक बार मिस्ट्री फॉरेस्ट गई थी और एक बड़ा बैग भर के लाई थी। राजकुमार कहता है कि वो कुछ सब्जियां भी पकाना चाहता है क्योंकि वो गोश्त खा के थक गया है। वो एक और मशरूम उठाता है और जैसे ही उसे खाता है उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और उसे अपने मुंह में नमक का तूफान फील होता है और उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगते हैं। एना प्यार से समझाती है कि ये मशरूम नाइटिंग ने बनाया था, शायद हर स्टेप पर सही से ध्यान नहीं दिया था। राजकुमार समझ जाता है कि ये मशरूम नाइटिंग के हैं क्योंकि ये काम उस जैसा बंदा ही कर सकता है। वो सोचता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय ब्लूप्रिंट्स बनाने में बिताया है और कभी इन छोटी छोटी बातों का मज़ा नहीं लिया।
जिससे वो समझ नहीं पाता कि उनके इस प्यार का आखिर जवाब कैसे दे। वो प्लेट वापस टेबल पर रखता है और एना एना पूछती है कि क्या वो मशरूम नहीं खाएगा। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो जरूर खाएगा क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद बॉर्डर टाउन में एक अवार्ड सेरेमनी को दिखाया जाता है, जहां लोगों को उनकी शानदार कर्मों आई मीन उनके कामों के लिए सम्मानित किया जाएगा। राजकुमार उन सभी अचीवमेंट के बारे में सोचता है जो उन्होंने अचीव किए हैं, जैसे डीमन से लड़ना, लॉन्ग सॉन्ग फोर्टेस पर कब्जा करना और बाकी सब कुछ। उसके हिसाब से ये सब कुछ उन सब लोगों की मेहनत के कारण हो पाया है जो इस काम में राजकुमार के साथ थे। ये सिर्फ एलिट्स या फिर आर्टिस्ट नहीं बल्कि साधारण लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उसका साथ दिया था। उनकी मेहनत के लिए हर एक को एक रिवॉर्ड मिलेगा जो कि एक स्पेशल मेडल है जिसे राजकुमार ने खुद डिज़ाइन किया है। साथ ही 100 गोल्ड रॉयल और 5 एकड़ जमीन भी दी जाएगी। अब ये सुनकर भीड़ खुशी से चिल्लाती है। राजकुमार सेरेमनी शुरू करता है और फर्स्ट आर्मी के कमांडर आयरन एक्स को स्टेज पर बुलाता है। इस दौरान सिस्टर एको एक सुंदर गीत गाती है जो सेरेमनी में एक खासा जादू छोड़ जाता है। आयरन एक्स पूरी भीड़ के सामने आकर थोड़ा नर्वस सा हो जाता है। राजकुमार आयरन एक्स की तरफ तारीफ करते हुए कहता है कि उसके कारण काफ़ी सारे मिशंस सफल हुए, जैसे ग्रे कास्टर से लोगों को एस्कॉर्ट करना और दूसरे हीरोइक काम भी। लेकिन आयरन एक्स अब भी नर्वस दिखता है। जब मेडल उसके सीने पर लगाया जाता है तो भीड़ एक बार फिर अपने कमांडर के लिए जोश से तालियां बजाती है और जोर से चीयर करती है। अपनी इस नर्वसनेस को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए आयरन एक्स आखिरी सैल्यूट देता है और राजकुमार के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और तभी वो अपना सिर जमीन पर ठोकता है और राजकुमार का शुक्रिया अदा करता है। उसने उसे इतना सामान दिया और उसे वो मेडल दिया जो शायद वो डिजर्व भी नहीं करेगा। जब वो स्टेज से उतरता है, नाइट कार्टर और बूढ़ा एडवाइजर उसके चेहरे पर चमकती हुई असली खुशी को देखते हैं। अब अगला नाम काइल सीची का है। ये वही फेमस पागल साइंटिस्ट है जो रेड वाटर सिटी से यहाँ तक आया है। सबको ये देखकर हैरानी होती है कि इतने बड़े केमिस्ट ने रेड वाटर एल्केमिस्ट सेंटर छोड़कर बॉर्डर टाउन आने का फैसला किया। राजकुमार रोलैंड बताता है कि भले ही सीची ने लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन उसके वेपन्स में किए गए बदलाव ने उनकी जीत में बड़ा रोल प्ले किया है। वो एक पल के लिए केमिस्ट्री लेबोरेटरी का फ्लायर भी दिखाता है और बताता है कि वो ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जिन्होंने एल्केमिस्ट्री में एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। बूढ़ा साइंटिस्ट इस बात से थोड़ा नाराज लगता है कि उसे लैब में इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो ये फिजूल सेरेमनी हो रही थी। लेकिन राजकुमार उसे तसल्ली देता है कि ये लैब के लिए और ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करने का एक शानदार चांस है। जब नई लैब्स बनाएगा तो उनमें काम करने के लिए और बड़ी टीम बनानी होगी जिसे केमिस्ट्री 2 के नाम से बुलाया जाएगा। ये सुनकर बूढ़े आदमी का मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है और वो शुक्रिया अदा करते हुए अपना सिर झुकाता है। और अब अगली बारी है नाना की, जिसे उसके हीलिंग पावर्स के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ती है, भीड़ उसकी तारीफ में गीत गाने लगती है। सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उन सबको ठीक किया था। ये सब देखकर नाना का दिल पिघल जाता है। वो भाई भावनाओं में भर जाती है। वो अपनी सारी मेहनत के बारे में सोचती है और रोने के कगार पर आ जाती है। उसे फील होता है कि आखिर में उसकी मेहनत को क्रेडिट मिल रहा है। राजकुमार उसे शांत होने को कहता है और सबकी भावनाओं का जवाब देने को बोलता है। वो अपने आंसू साफ करती है और स्टेज पर खड़े होकर सबकी तारीफ करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। जब सेरेमनी खत्म होती है, राजकुमार सारी स्पीचेस और कामों से पूरा थक चुका हुआ होता है। वो गधे घोड़े बेचकर सोने के बारे में सोचता है, लेकिन जादूगरनी वहां आती हैं और अपनी उंगली उसके होठों पर रखती है और उसे चुप कराती है। ये देखकर राजकुमार चौंक जाता है और उसके पीछे उसके ऑफिस में चला जाता है, जहां वो देखता है कि सारी जादूगरनियां हॉलवे में लाइन में खड़ी होती है। लेडी स्क्रॉल आगे बढ़ती है, राजकुमार का शुक्रिया अदा करती है और उसकी शानदार मेहनत की तारीफ करती है। उसे शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे होते। राजकुमार ये देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी सब जादूगरनियां बताती हैं कि उन्हें आखिर में वो होली माउंटेन मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी और वो बॉर्डर टाउन ही है। जब तक वो उन्हें भेज नहीं देता, वो खुशी से यहाँ रहने के लिए और उसके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। राजकुमार उनकी तारीफ को झटक देता है और कहता है कि जो कुछ भी उसने हासिल किया है वो उनके सपोर्ट के कारण किया है, इसलिए उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि राजकुमार ने उन पर कोई एहसान किया है। बैंडी फिर बोलती है कि और सबको बताती है कि वो
डाइनिंग हॉल में आ जाएं और राजकुमार जल्दी ही कपड़े बदल कर उनके साथ खाना खाएगा। जब सब चले जाते हैं तो टीचर स्क्रोल राजकुमार को साइड में ले जाती है और याद दिलाती है कि वो खुद का ख्याल नहीं रख रहा, वो एक तरह से खुद को जला रहा है। वो उसके थके हुए चेहरे को देखती है और सजेस्ट करती है कि उसे अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। राजकुमार इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी थकी हुई आंखें सारा सच बता देती हैं। इस दौरान कॉरिडोर से जाती हुई जादूगरनियां आने वाले खाने के बारे में एक्साइटेड होकर बातें कर रही होती है। वो सब क्यूरियस है कि डाइनिंग टेबल पर उनके लिए क्या क्या स्वादिष्ट चीजें होंगी। दूसरी तरफ ऐना अभी भी राजकुमार के साथ होती है। वो उसका पर्सनली शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो किन शब्दों से राजकुमार का सही से शुक्रिया अदा करे। राजकुमार जो अब ज्यादा आरामदेह कपड़े बदल रहा होता है कैजुअली पूछता है कि वो बॉर्डर टाउन में रहने के लिए इतनी जिद क्यों करती है ना। थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ मान लेती है कि उसके पास कोई खास कारण नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जहां भी राजकुमार जाएगा वो उसके साथ जाएगी। वो अपना सिर उसके सीने पर रखती है और सुकून से हग कर लेती है। जब राजकुमार और ऐना रोमांटिक हो ही रहे होते हैं, ऐना का पुराना टीचर जिसका नाम यार कुछ तो नाम था इसका, दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। वो राजकुमार के साथ कुछ ब्रिज के ब्लूप्रिंट्स डिस्कस करने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन दरवाजे से झांकने के बाद उसे लगता है कि ये सही समय नहीं है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। इस दौरान ग्रे कासल के कैपिटल के उत्तरी एरिया में थियो किसी का वेट कर रहा होता है। तभी फोक्स अपनी सर्कस ग्रुप के साथ आता है और पहले आदमी को इंट्रोड्यूस करता है। वो एक मैजिशियन है और जिसने ड्रीम वाटर सिटी में अंडरकवर होकर नेवल पोर्ट युद्ध के दौरान इंपोर्टेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी। मैजिशियन बताता है कि वो ड्रीम वाटर के में एक डॉक्टर बनकर गया था, लेकिन वहां ज्यादातर लोग तो मर गए थे या भाग गए थे। यहाँ तक कि उनका लीडर टेनिस भी जजमेंट आर्मी के हाथों मारा गया था और सब लोग अपने देश को बचाने के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट आर्मी के बारे में सुनकर थियो फोकस हो जाता है। उसे याद आता है कि ये चर्च का सीक्रेट वेपन है और इसे कोई भी नहीं हरा पाया। मैजिशियन थियो के इस डर को कंफर्म करता है और वो बताता है कि टेनिस ने पोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। पूर्वी शहर में रिट्रीट करने के बाद उन पर स्केलेटन फिंगर्स आर्मी ने अटैक किया, जिसके बाद उनके सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बचे। इसके बाद चर्च को ढूंढने और उसे बदला लेने के लिए टेनिस और उसके कुछ साथी निकल पड़े, लेकिन सिर्फ 2 या 3 ही जिंदा वापस आए। उन्होंने बताया कि टेनिस का बिशप के साथ गर्मा गर्म झगड़ा हुआ और उसे जजमेंट आर्मी ने मार डाला। थियो सब बातों को जोड़ता है और समझ जाता है कि टेनिस का पतन शायद चर्च के सपोर्ट ना मिलने की वजह से ही हुआ है। चर्च के मना करने से उसका अंत हो गया। ड्रीम वाटर अब बुरी तरह बहुत खराब हालत में है और थियो को सब कुछ समझ आ रहा है। ये सब ऊंचे लेवल के पॉलिटिकल चीजें देश को बदल रही हैं, लेकिन सच कहूं तो किसको परवाह है। असली बात तो ये है कि रोलैंड सबको हरा देगा। थियो आगे बढ़ता है और अनाउंस करता है कि वो रोलैंड बिमडन के साथ काम करता है और उसके लिए पूरे राज्य से रिपोर्ट्स जमा कर रहा है। ऊंची आवाज में वो पूछता है कि क्या कोई राजकुमार रोलैंड के लिए काम करने में इंटरेस्टेड है। पूरा सर्कस ग्रुप एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो तब तक राजकुमार रोलैंड का साथ देते रहेंगे जब तक वो टिम्थी को उसके गलत कामों की सजा नहीं दे देता। थियो उन्हें बताता है कि वो हर हफ्ते इसी समय और इसी जगह पर मिलेंगे। अगर किसी के पास कोई अर्जेंट रिपोर्ट हो तो वो दरवाजे पर पर्पल फ्लावर्स का गमला रख वो 3 लंबी या फिर 2 छोटी नक्स या सिग्नल देंगे। सब इस बात से एग्री करते हैं और थियो उन्हें याद दिलाता है कि एक अच्छा इन्फॉर्मेंट अपनी पहचान छुपा कर रखता है। अरे भाई ये तो फुल स्पाई टाइप की है फीलिंग, इसलिए उन्हें लो प्रोफाइल रहना होगा। वो कहता है कि सबको मिलकर काम करना होगा ताकि वो टिमोथी को नीचे ला सके। थियो पूछता है कि क्या किसी के पास कुछ कहने को है। तभी एक बंदा बोलता है कि और कहता है कि टिमोथी पूर्वी देश से वापस आ रहा है। उसने ब्लैक मैलेट से आवाज सुनी है कि टिमोथी बहुत सारे रेड्स को अपने आर्मी में रिक्रूट कर रहा है। उसने सबको प्रॉमिस किया है कि अगर रेड्स उसकी आर्मी ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मल जनता की तरह जिंदगी जी सकते हैं। और तो और स्केलेटन फिंगर्स आर्मी के कुछ मेंबर्स इसकी जांच के लिए कैपिटल गए हैं और लगता है ये बात सच है। थियो तुरंत समझ जाता है कि रैट्स लड़ने में इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए टिमोथी शायद चर्च की जादुई पिल्स का यूज करने वाला है ताकि वो सब रैट्स को योद्धा बना सके। और जैसे पहले भी हुआ था, उसने सिंपल से जो गांव वाले होते हैं उनको गोलियां खिला के भाई भेज दिया था रोलैंड के पास। थियो सबको कहता है कि उन्हें रैट्स पर कड़ी नजर रखनी होगी और जैसे ही कुछ अजीब दिखे उसे रिपोर्ट करना होगा। ये उनका मिशन होगा।
अगला सीन हमें वापस बॉर्डर टाउन में ले जाता है जहां सारे रेफ्यूजी लाइन में खड़े होते हैं और काउंटर पे एक व्यक्ति हर एक के स्किल के हिसाब से उन्हें जॉब असाइन कर रहा होता है। एक रेफ्यूजी टेबल के सामने आता है और कहता है कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन एक स्किल्ड वुड वर्कर भी है। अटेंडेंट उसे एक इस जॉब के बारे में आम सवाल पूछता है। वो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है लेकिन फिर भी वो थोड़ा नर्वस दिखाई देता है। आखिर में रिसेप्शनिस्ट उसे एक फॉर्म देता है और उसे भरने के लिए बोलता है। तभी बूढ़ा वजीर पीछे से आता है और सीरियस अंदाज में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि वो इतना लापरवाही से काम क्यों कर रहा है। फिर कटप्पा वो बूढ़ा उस झूठे वुड वर्कर की तरफ मुड़ता है और उसे अपने हाथ दिखाने को कहता है। वो आदमी ना चाहते हुए भी अपने हाथ आगे बढ़ाता है। अब बैरोब एक्सप्लेन करता है कि अगर ये आदमी सच में वुड वर्कर होता तो उसके हाथ भी इतने खुरदरे नहीं होते, बल्कि लकड़ी का काम करते करते उन्हें चमकदार और सख्त होना चाहिए था। दोस्तों आज का वीडियो काफी छोटा है और मैं दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। इसकी वजह है भाई समय की कमी और आजकल का टाइम कितनी स्पीड से गुजर रहा है भाई खुद पता नहीं चल रहा है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपका जो टाइम है वो कितनी स्पीड में गुजर रहा है। मेरा तो 2x चल रहा है भाई। और साथ में आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, शाम की टाइमिंग पर मैं एक नई सीरीज का वीडियो अपलोड किया करूंगा और अगर आपको उस सीरीज में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसे भी कंटिन्यू करूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और आई होप कि मैं एक बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए, एक बड़ा एपिसोड आप लोगों के लिए अपलोड करूं। आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है और उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। पहला सब्सक्राइब करना चैनल को, दूसरा लाइक करना है वीडियो को, तीसरा हाइप कर देना है वीडियो को और चौथा जो है वो कमेंट कर देना है। कुछ भी कर दो यार। अगर कमेंट करने के आइडिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप ये भी बता सकते हो कि आपको कौन से टाइप का मांगा देखना या पढ़ना पसंद है। इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी ताकि मैं जान सकूं कि मेरी पब्लिक आखिर कौन से टाइप का मांगा देखना चाहती है।